नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए के लिए सीरीज जो स्टार्ट की जा रही है वो अरिहंत की। अरिहंत में हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और संविधान जितने भी सारी चीज़ें हैं सारी जो है वीडियो के माध्यम से कवर करा दी जाएंगी। मैक्सिमम कई सारे टॉपिक्स जो हैं चैनल पे ऑलरेडी वीडियो उसके अपडेट हैं। ये सीरीज़ इसलिए शुरू करा दी जा रही है कि आपसे कोई भी चीज़ जो है बचे नहीं। जैसे अरिहंत जो न पढ़े हों तो ये वीडियो देख के, सारी सीरीज देख के अरिहंत को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट कर लें। आप पढ़ेंगे नहीं, लगा के अगर सुन भी लेंगे तो सारे जो फैक्ट्स हैं आपको इसमें के भी याद हो जाएंगे 2 से 3 बार अगर आप सुन लेते हैं। तो अब भी अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है बीएचयू एंट्रेंस के लिए तो शुरू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप, जितनी भी सारी चीज़ें सीरीज स्पेशल बनेंगी बीएचयू एंट्रेंस के लिए, वो देख सकते हैं आप। तो इसके कितने पार्ट बनेंगे, मतलब 7 से 8 पार्ट जो है 10 से 12 मिनट के बनेंगे हिस्ट्री के, बाकी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के बनेंगे। इसके अलावा जो यूपी SSC, लोअर पीसीएस इत्यादि जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मनुष्य के द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आपको याद रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में है। आग का आविष्कार, देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। चाक या पहिए का आविष्कार आप कह सकते हैं नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल, चाक का आविष्कार नव पाषाण काल। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे जो है धातु का प्रयोग किया। ये भी प्रश्न बीएचयू एंट्रेंस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अलेक्जेंडर किनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। रेडियो एक्टिव कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। ये तिथि आपको याद रखनी है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये नाम आपको याद रखना है। तो तिथि क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750। किसने खोज की थी? 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। वह सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो है केवल 6 नगर थे। कौन कौन से? ये 6 नगर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, चन्हू, धाड़ो। मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न आपको आया हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि आपको क्या है? भाव चित्रात्मक, ये याद रखना है। जिसे बुस्त्रोफेदन के नाम से जाना जाता है, जिसे बुस्त्रोफेदन के नाम से जाना जाता है। तो लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति आपको याद रखनी है। बस यहाँ से जो वर्ड आपको है ये वर्ड आप निकाल के एक पेज पे लिखते जाइए। बस लिपि, भाव चित्रात्मक, ग्रिड पद्धति, बस एक एक सेंटेंस आप लिखते जाइए। एक पेज पे सिंधु घाटी सभ्यता पूरा आपका तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक है, ये सब नहीं लिखना है, बस भाव चित्रात्मक। तो जैसे ही विकल्प आया सीधे आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। मातृ देवी पूजा और वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन जो है वहाँ पे मिलता है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य एशिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है। ये प्रश्न आया हुआ है।
आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया किसने माना था? मैक्स मूलर ने। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई तथा इसकी भाषा जो है संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई बढ़ते हुए क्रम में तो कौन से? ग्राम, विश या जिसे जिला भी कहते थे, और फिर लास्ट में आएगा जन। ग्राम, विश, जन, ये आपको याद रखना है। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक, रत्नी किसे कहते थे? सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज युद्ध जो है बेचू एंट्रेंस में पूछा हुआ है, LLB में भी आया है, BA में भी आया है। तो 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में? ऋग्वेद। पहले तो किस वेद में है? 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस मंडल में? 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी कई विदुषी स्त्रियां थीं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्लस वैदिक सभ्यता जितने भी प्रश्न लूसेंट में अरिहंत में दिए गए हैं वो कवर किए गए हैं। हालांकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन ये सीरीज जैसे ही पूरी होती है इस पर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इसी बुक से। फिर इसके बाद लूसेंट क्रैश कोर्स आपको करा दिया जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कवर कर दिए जाएंगे हिस्ट्री, फिर उसके बाद जियोग्राफी, इस तरीके से। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग आप लोग लगाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आगे और भी वीडियो जो है बनाई जाए। ठीक, व्यूज आएंगे तो वीडियो बनाने के लिए मनोबल जो है बढ़ता है।